दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कुछ अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ देते हैं, लेकिन उनका जो परिवार होता है वह भी परेशानी में पड़कर हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। बस आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी पूर्वी दिल्ली का, और उसी का एक थाना लगता है सीमापुरी। बात कर रहा हूँ 21 जून 2017 का। तो सुबह का टाइम वही 6 बजे के आसपास होता है। तो सीमापुरी के 2 एसआई अधिकारी होते हैं, हीरालाल, मौके पर अपने ही थाने में मौजूद होते हैं। तब उन्हीं के पास पुलिस कंट्रोल रूम का फ़ोन आता है, और जब आता है तो वह व्यक्ति तुरंत यहाँ पे डांटते करने लग जाता है कि साहब, जो दिलशाद गार्डन है ना, उसी गार्डन में बी ब्लॉक में ही एक प्लाट है, उसी प्लाट में मौके पास जैसे हीरालाल सुनने के बाद उसी समय अपने जो थाना प्रभारी होते हैं संजीव गौतम को फ़ोन कर देते हैं, और तुरंत ही अपने टीम को लेते एक मोटरसाइकिल सहित लेकर लगभग 10 मिनट के अंदर उसी बी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं। लेकिन देखते हैं जो फ्लैट होता है वह काफ़ी लोगों से घिरा होता है। वह समझ जाते कि बस करो, घटना को अंजाम इसी फ्लैट में दिया गया है। हीरालाल तुरंत ही उसी फ्लैट के करीब पहुँचते देखते हैं तो कई लोग जो होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा यहाँ हीरालाल को पता चल जाता कि इसी फ्लैट में अब रहने वाले होते हैं विनोद बिष्ट, अब जिसकी उम्र लगभग वही 40 साल के आसपास है। उनकी पत्नी अपनी होती है रेखा, अब जिसकी उम्र लगभग वही 38 साल के आसपास होता है। लेकिन विनोद के घर में उनकी जो अपनी पत्नी होती है रेखा की बड़ी बेरहमी तरीके से मौके पर लहलुहान कर फर्श पर जो होता है उनकी हत्या की जा चुकी होती है। और जैसे वहाँ थाना प्रभारी हीरालाल खबर सुनते हैं तुरंत ही उसी फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं। जब दाखिल होते पता चलता है कि वहाँ खड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा असल में यहाँ जो रेखा होती है, रेखा को बड़ी बेरहमी तरीके से एक चापर से गले पर काफ़ी वार किए जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से लहूलुहान इसी फर्श पे गिरी होती है। लेकिन उसका एक अपना बेटा भी होता है विनीत, और साथ में रेखा को मौके पर एक PCR वैन के ही थ्रू जो होता है तेग बहादुर जो अस्पताल होता है उसी में मौके पर इधर ले जाया गया है। लेकिन पुलिस जो थी वहाँ जब घटना निरीक्षण करती है, देखती जो पूरा फर्श है पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में गिरा होता है। अब पुलिस की टीम उसी समय वहाँ 2 कांस्टेबल छोड़कर घटना निरीक्षण करने के लिए इधर हीरालाल तुरंत अपनी टीम को लेते ही तुरंत ही अब तेग बहादुर अस्पताल पहुँच जाते हैं। लेकिन जब पहुँचते हैं तो वहाँ डॉक्टर के द्वारा पता चल जाता है कि रेखा की जो मौत हुई थी वह लगभग घटनास्थल पर हो चुकी होती है। लेकिन वहाँ पर इधर रेखा का अपना जो बड़ा बेटा होता है विनीत, जिसकी मौके पर अब इलाज चल रहा होता है। लेकिन पुलिस जैसे विनीत के पास पहुंचती है, पुलिस तुरंत ही उससे कुछ सवाल जवाब करती है। तो विनीत पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब, सुबह का लगभग वही अब जैसे 5 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी बीच हमारी जो नींद होती है खुल जाती है, और जब खुलती है तो हमारे कानों में हमारी जो अपनी माँ है इधर रेखा का बड़ी तेज़ से आवाज़ चीख के आ रही थी। और जैसे साहब सुनते हैं तुरंत ही बाहर निकलते देखते हैं कि हमारी माँ के ऊपर हमारे जो अपने पिता होते हैं यानी कि अब इधर विनोद एकाएक एक चापर से काफ़ी तेज धार प्रहार जो होता है इधर रेखा ऊपर किए जा रहे होते हैं। अपने पिता के पास जाता उसी चापर को पकड़ने की कोशिश करता है कि हाथ पे घुमा देते हैं, जिसकी वजह से विनीत का जो हाथ होता है पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। विनोद तुरंत ही अपने आप को एहसास समझकर उसी समय बाहर निकलता, पड़ोसियों को इकट्ठा करता। लेकिन पड़ोसी जैसे ही अंदर आते तो देखते हैं कि उसी समय उसकी जो अपनी माँ होती है वह पूरी तरह से फर्श पर लहूलुहान पड़ी होती है, और पता चलता है विनोद तो उस समय दरवाज़ा खोलकर फरार चुका होता है। लेकिन पड़ोसी तुरंत ही इसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने में देते हैं, और उसी समय वहाँ जो होता PCR के ही थ्रू जो होता है अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में इधर उसी समय विनोद और साथ में रेखा को ले जाया जाता है। अब पुलिस उसी समय विनीत के थ्रू सुनने के बाद उसी समय अब विनीत की ही तहरीर पर धारा 302 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर तुरंत ही एक टीम अब घटनास्थल पर आती, घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण करती है। तो पता लगता है कि जो उस समय होता है विनोद मौके पर फरार हो चुका, उसका कहीं अता पता नहीं चलता। लेकिन घर भी मौजूद होते हैं विनोद के अपने भाई होते हैं अब मदन विशिष्ट। जब पुलिस वहीं पूछताछ करती है, मदन विशिष्ट जो होता है पुलिस के सामने कुछ बात कहता है, लेकिन पुलिस कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उस समय जो होता है विनोद कहाँ जा सकता है और कहाँ गया होगा, एक बार आप उसका हमें मोबाइल नंबर दे दो और उसके कुछ अपने पहचान दे दो, ताकि वो अगर कहीं भी गया होगा तो हमें तुरंत उसकी पकड़ में आ जाए। अब पुलिस की बात मदद सुनता तुरंत ही उसी समय पता बताते हुए कहने लग जाता कि साहब, हो सकता हमारा जो अपना भाई है मौके पर विनोद
वह उत्तराखंड के ही पौड़ी गढ़वाल गया होगा। और पुलिस जैसी आवाज़ सुनने के बाद उसी समय अब पौड़ी गढ़वाल की पुलिस थाने से कांटेक्ट करते हैं, उनको सूचना भिजवाती। पुलिस की वहाँ टीम होती है, मौके पर वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में कुछ अता पता नहीं चलता है। इधर पुलिस की टीम विनोद की तलाशी करने के लिए अपने जितने बस स्टैंड होते हैं और साथ में रेलवे स्टेशन और साथ में जो होता है इधर कई जगह पर छापे मारते हैं, लेकिन विनोद का अता पता नहीं चलता है। अब पुलिस की टीम एक तुरंत उसी अस्पताल में दोबारा आती, जाने के बाद उसी समय जो होता है अब इधर रेखा के बॉडी को वहीं उसी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा देती है। और पुलिस की टीम इधर कुछ खबरियों को अलर्ट कर देती है कि जल्द जल्द विनोद को कस्टडी में लिया जाए। विनोद को कस्टडी में लेने के लिए पुलिस की टीम लग जाती है, काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन विनोद का कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है उसी बीच कुछ खबरियों को पता चल जाता है कि इस समय विनोद जो होता है अपने ही पास एक पार्क है, उसी पार्क के पीछे एक प्लाट है, उसी प्लाट के पीछे मौके पर अपने पीछे एक पिट्ठू बैग लिए खड़ा हुआ है। अब जैसे थाना पर उसी समय संजीव गौतम खबर पाते तुरंत ही बिना देर किए अपनी टीम को लेते हैं। लेने के बाद उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर खबरियों के द्वारा सूचना मिला होता है। पुलिस की टीम वहाँ तो जैसे ही देखती तुरंत धर दबोचती, लेकिन उसके पीठ पर एक पिट्ठू बैग होता है। पुलिस उसको अपने गिरफ्त में लेती है, लेकिन उस पिट्ठू बैग को जब पुलिस देखने लग जाती है तो उसमें एक चावड़ हो जाता है, पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। अब पुलिस की टीम बिना देर किए अब उसी समय इधर अब विनोद को अपने कस्टडी में थाने ले आती है। लेकिन विनोद से जब पूछताछ किया जाता है बिना देरी के पुलिस के सामने विनोद जो था अपनी पत्नी रेखा का हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में उत्तराखंड का एक जाना माना शहर पड़ता है पौड़ी गढ़वाल, और उसी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले होते हैं सतीश बिष्ट और उनकी अपनी पत्नी होती है शकुंतला। लेकिन सतीश बिष्ट के टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा होता है विनोद बिष्ट, और विनोद बिष्ट की अपनी पत्नी भी होती है, जिसकी शादी साल 2001 में रेखा के साथ हो गई थी। जब रेखा के साथ उस समय हुआ था तो रेखा के साथ अपनी पारिवारिक ज़िंदगी जो होता है मौके पर आकर दिल्ली के ही उधर जो होता है दिलशाद गार्डन के बी ब्लॉक में आकर बिता रहा होता है। लेकिन हाँ, इधर जो होता विनोद 30 साल पहले अपना पैतृक गांव जो होता है छोड़कर अब दिल्ली के ही उसी दिलशाद गार्डन में आकर बी ब्लॉक में आकर एक किराए का कमरा लेता है। लेकिन जब किराए का कमरा लेता है काफ़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत उसका रंग लाता है, क्योंकि उसके साथ अपना भाई होता है मदन भी, वह काम भी क्या करता था। और उनकी काम की वजह जो है तरक्की जब बढ़ जाती है तो खुद अपने पैसों से उसी बी ब्लॉक में जाकर एक नया प्लाट लेते हैं, उसी प्लाट में अब रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रहने लग जाते हैं तो विनोद की जो अपनी पत्नी होती रेखा भी एक नए कमरे में रहती थी, और इधर विनोद की अपना जो भाई होता मदन बिष्ट अपनी पत्नी शकुंतला के साथ वह भी टोटल 3 बच्चों के साथ दूसरे प्लॉट में रह रहे होते हैं। यानी कि इनका भी अपने 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है विनीत जो होता है मौके पर 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा होता। लेकिन इधर विनोद का जो सबसे छोटा बेटा होता सचिन 6वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन इधर विनोद को ज़िंदगी होती है बड़ी बेहतर तरीके से बीतने लग जाती है, क्योंकि विनोद के मौके पर वहीं पास एक टेंट हाउस होता है, उसी टेंट हाउस जो किसान नगर में है जाकर मैनेजरी का काम किया करता था। और मैनेजरी का जो टाइम होता है उसका रात का टाइम होता है, क्योंकि सुबह 5 बजे के आसपास अपने कमरे पहुंचता है और शाम को जो होता है 7 बजे ज़रूर निकल जाता है। अब यह सिलसिला जो होता है विनोद का अपने घर में जब चलने लग जाता है, उसका घर जो होता है बड़े बेहतर तरीके ढंग से चल जाता है, क्योंकि विनोद जो होता है एक पैसे का आदी बन चुका होता है, उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं और इसी पैसे की बदौलत जो होता है पारिवारिक सुख और बढ़ जाता है। लेकिन इधर जो होती है रेखा देखने में ऐसी नहीं लगती थी कि वह 2 बच्चों की माँ है। देखने में काफ़ी खूबसूरत, उसका जो पहनावा का जो रंग रूप होता है बड़ा ही सातिर होता है, उसका सातरीना अंदाज होता है काफ़ी लोगों के मन भा जाता है। लेकिन इसी बीच अपने छोटे बेटे सचिन को छोड़ने के लिए जो होता है मौके पर पास स्कूल होता है, उसी में रोज़ सुबह लेकर निकल जाती थी और शाम को ज़रूर अपने बेटे सचिन को रिसीव करने के लिए जाती थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों के पेरेंट्स भी आया जाया करते थे। लेकिन इसी बीच जब सुबह का निकलती है तो वहाँ उसी स्कूल में मौके पर एक और व्यक्ति आता था विकास नाम का। विकास का अपना परिवार भी होता है, अपनी पत्नी भी होती है। लेकिन विकास जब अपने बेटे को छोड़ने के लिए वहाँ आता है तो एक दिन उसकी जो नज़र होती है रेखा पर पड़ता है। लेकिन रेखा को जब देखता तो एक ही नज़र में रेखा का अब दीवाना हो जाता है, क्योंकि उस समय रेखा की जो उम्र होती है लगभग 36 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जो होता है विकास की जो उम्र होता है वह भी 36 साल के आसपास होता है। दोनों हम उम्र होने की वजह से एक दूसरे को निगाहों मिलाते हैं। लेकिन जब निगाह मिलाते हैं तो हर दिन का जो सिलसिला होता है इधर विकास का अब रेखा को ताकने का बन जाता है, और जब भी मौका देखता तुरंत रेखा के करीब जाता और मिलने की कोशिश करता। लेकिन तभी एक दिन रेखा की नज़र जो होता है अब विकास की ओर पड़ जाता है। लेकिन विकास को जैसे देखती रेखा तो रेखा भी समझ जाती कि बस करो, अब विकास चाहता क्या है। क्योंकि जैसे ही अब सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम उसका जो अपना पति होता है इधर
विनोद भी जब कमरे पाता थका हारा सो जाता और रात को जो टाइम होता है विनोद की बेसहाय ज़िंदगी इधर रेखा गुजारती रहती थी। अब यह सिलसिला जो होता है बेधड़क जब रेखा का चलने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए रेखा जो होती है अब रात के टाइम में यादों में गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी यादों के सिलसिलों को बढ़ावा देने के लिए मौके पर उस समय उसकी नज़र में विकास आ जाता है। लेकिन विकास की नज़र में जैसे ही रेखा चढ़ती है तो विकास रोज़ अपने बेटे को लेकर बड़ी जल्दी ही स्कूल में पहुंच जाता है। वहीं पर खड़ा होकर रेखा का रास्ता लगता है और रेखा भी बड़ी जल्दी अपने बेटे सचिन को लेकर पहुँचती है और दोनों ही धीरे धीरे दोस्ती का जब हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे का परिचय भी कर लेते हैं। और परिचय का जो सिलसिला होता है बेधड़क जब चलने लग जाता है कि दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम रेखा का जो कमरा होता है पूरी तरह से सुनसान होता है। इधर रेखा के जो अपने दोनों बेटे होते हैं, दोनों बेटे दूसरे कमरे में रोज़ आ जाकर सो जाया करते थे और जिसकी वजह से रेखा कमरे में अकेली रह जाती और तन्हाई भरी अकेली यादों में मौके पर जब विकास का याद आता तो उसी समय विकास के मोबाइल नंबर पर कॉल करती और अपने तन्हाई को मीठी मीठी बातों में विकास भी दूर कर लेता, इधर रेखा भी दूर कर लेते हैं। दोनों का जब सिलसिला चलने लग जाता है दोनों के मुताबिक जो होता है शारीरिक सुख की मांग बढ़ जाती है और जिसकी वजह से रेखा जो होती है एक दिन खुद अपने ही कमरे पर रात के टाइम खुद विकास को बुलाती है। बुलाने के बाद अपने ही कमरे में संबंध बना लेती है और संबंध का जो सिलसिला होता है रात बेधड़क होता है रेखा का चलने लग जाता है कि ड्यूटी का जो फायदा होता है रेखा बड़े अच्छे बेखूबी तरीके से अपने पति का उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि रात का टाइम होता है पूरी तरह से बेखिक्र रहती है। लेकिन उसके अपने ही सास ससुर मौके पर जब आते हैं तो वह भी अपने कमरे में बड़े बेहतर तरीके से सो रहे होते हैं कि उसके सास ससुर मौके पर उसके अपने दोनों बेटों ने बुला रखे होते हैं, वह भी अपने कमरे में बेहतर तरीके से ज़िंदगी से बिता रहते होते हैं। लेकिन इधर जो होती है रेखा बेधड़क जब मन करता तो खुद जो होता अपने ही कमरे विकास को बुलाती और रात का पूरा वक्त जो होता बड़े टाइम स्पेंड करके और वहाँ सुबह निकलवा देती और दिन के टाइम अपने पति के साथ व्यवहार बनाते। लेकिन धीरे धीरे विनोद को भी लगने लगता कि हमारी पत्नी का जो चेहरा होता है बड़ी बदलाव ला रहा और कुछ रोग भी बदलाव ला रहा। उसके मन में शंकाएँ होने लगते हैं और लेकिन जब शंकाएँ होने लगते हैं तो वह शंका को और विश्वास में बदलने के लिए उसी समय जाकर रेखा का जो मोबाइल होता है चेक करना जब शुरू कर देता उसके मोबाइल नंबर में कुछ अनजान नंबर निकल आते हैं और अनजान नंबर जो होते हैं तो रेखा को और शक के घेरे में ला देते हैं, जिसकी वजह से रेखा के सामने जब इस बात का जिक्र करता है तो विनोद रेखा उस समय डांट डपाटना शुरू कर देती, कहने लग जाती कि हमारे रिश्तेदार का नंबर या तो सहेली का नंबर है। तो उस समय विनोद जोता चुप हो जाता है, लेकिन उसकी जो मन होता है वह घर बना देता है और इसी शंका में पूरा परिवार भी घेर लेता है इधर जाकर रेखा को, जिसकी वजह से अपने सास ससुर से झगड़ा शुरू कर देते हैं। सास ससुर जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो अपने बेटों दोनों को छोड़कर मौके पर अपने पैतृक गाँव गढ़वा चले जाते हैं। इधर रेखा बेधड़क खुल जाती और रात के टाइम मौका निकालती, तुरंत ही फ़ोन करती। अब विकास आता अपना रिश्ता अंजाम देकर चला जाता। अब यह सिलसिला जो होता रेखा का बेधड़क जो होता है विकास के साथ जब चलने लग जाता है तो विकास जो होता है बेधड़क रेखा के प्यार में फंस जाता है। वक्त तो बड़े तेज़ी से भागता है, बड़े अच्छे समय से भागने लग जाता है, लेकिन इस रिश्ते के बारे में किसी को कोई भनक तक नहीं लगता है। लेकिन तभी एक दिन अब जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो मौके पर इधर जो होती है रेखा अपने बेटे को लेने के लिए तो निकल जाती है, लेकिन कमरे पर खुद बैठा होता है अब विनोद जो होता उसी समय रेखा के मोबाइल से जब कॉल करता है तो रेखा जो होती है तो उस समय विकास के साथ मार्केट में होती है और फ़ोन को तो रिसीव करती है लेकिन बात करना भूल जाती है। लेकिन उस समय कुछ मीठी मीठी बात अब विकास से रेखा कर रही होती है। सारी बात जो होता है इधर विनोद जब सुनता है, सुनने के बाद एकदम सन्ना सा रह जाता है और रिकॉर्डिंग मौके पर मोबाइल ऑन कर लेता है। लेकिन रेखा जैसे शाम को कमरे पर लौटती है तो उसी समय रेखा का जो अपना छोटा बेटा होता है दूसरे कमरे में चला जाता है। रेखा को लेकर अब विनोद अपने कमरे में जाता है और तुरंत ही रिकॉर्ड कर वही रिकॉर्डिंग दिखा देता है और वहीं पर उसकी काफ़ी बेहतर तरीके से पिटाई भी कर देता है। अब पिटाई का जो सिलसिला होता है इधर विनोद और साथ में रेखा का बेधड़क चलने लग जाता है, क्योंकि पूरी तरह से यकीन हो जाता है इधर विनोद को कि बस करो हमारी जो पत्नी है उस विकास से ही प्रेम संबंध चल रहे हैं। और जैसे ही बात की जानकारी लगता तो सिलसिला जो होता है अब आए दिन बढ़ जाता है। अब यह सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन ऐसे सिलसिला चलते चलते जब इधर जो होता है खुद विनोद परेशान हो जाता, अपनी पत्नी का जो मोबाइल होता है खुद तोड़ देता और ले जाकर नया मोबाइल पकड़ा देता। और जब मोबाइल पकड़ा देता है तो उसी दिन से जो होता है वह नंबर मौके पर इधर विकास का मोबाइल से डिलीट हो जाता है, क्योंकि उस समय रेखा को मोबाइल नंबर याद नहीं होता और बात होना भी बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीने जब बीतते हैं इधर जो होता है विकास भी परेशान हो जाता है, मिलने के लिए बेकरार रहता है। लेकिन एक दिन मौका निकाल कर रात के टाइम में ही खुद जो होती है इधर रेखा खुद उसके कमरे पहुंच जाती है। जब पहुंचती है पता लगता है खुद जो होता है विकास अपने कमरे में मौजूद होता है। उसके कमरे में घुसकर उसके साथ उस काम को अंजाम दे देती है।
और देने के बाद दोबारा जो था चोरी छुपे इधर खुद जो होता है अब रेखा का आना जाना विकास के कमरे पर हो जाता है। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है दोबारा इसकी खबर जाकर अब विनोद को लग जाता है। लेकिन विनोद जब खबर पाता है तुरंत अपने पत्नी का वहीं पर अपने घर पर अब पिटाई करना शुरू कर देता है और वहीं पर पाबंदी लगा बैठता है। लेकिन पाबंदी में इधर ज्योति कब तक बनी रहती है, अपनी पाबंदियों को तोड़ते ताड़ते फिर दोबारा चोरी छुपे मिलना जुलना जारी रख देते हैं। लेकिन बड़े शांत स्वभाव से उधर जो होता है अब रेखा का जो स्वभाव होता है अपने पति के विरुद्ध तो बदल जाता है। और जब बदल जाता है तो रेखा के जो पति होता है विनोद को भी लगने लग जाता है कि हमारी जो पत्नी है पूरी तरह से सुधर गई है। लेकिन उसके मन में अब भी शंकाएँ गूंज कर रही होती हैं और उन्हीं शंकाएँ को विश्वास में बदलने के लिए फिर जो होता है दोबारा निगरानी करना शुरू कर देता है। 20 जून 2017 का ही अब दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में जो होता है इधर दिलशाद जो गार्डन होता है उसी में मार्केट लगा होता है, साप्ताहिक बाज़ार लगता है। तो उसी बाज़ार में मौके पर कुछ सामान लेने के लिए अब इधर रेखा चली जाती है। लेकिन पीछे पीछे जो होता है विनोद भी लग जाता है और जैसे ही मार्केट में पहुंचती है तो वहीं पर विकास खड़ा होता है। विकास से कुछ बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता है खुद जो होता है अपनी नज़रों से विनोद जब देखता है तो वहीं पर भन्ना आ जाता है। लेकिन वहाँ जो होता है लोगों के सामने कुछ नहीं बोलता, अपने घर आता है। और लेकिन जब शाम के टाइम में रेखा आती है, आने के बाद तुरंत ही उसी बात को लेकर रेखा से झगड़े तकरार शुरू कर देता है। और झगड़े तकरार जब बढ़ जाते हैं तो रेखा का पिटाई भी कर देता है। और जब पिटाई करता कहने लग जाती है कि तुम्हारा हमारा रिश्ता आज के बाद ख़त्म है, हमारी ज़िंदगी से तुम बेदखल हो। लेकिन रेखा वहीं पर गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसके मन में जो होता है थोड़ी भी कोई सद्भावना नहीं जाग पाता। लेकिन रेखा से झगड़े करता फिर पिटाई कर देता। और लेकिन जैसे ही अब शाम का टाइम होता है उसी बीच होता है अब इधर खुद विनोद अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन जब जाता है तो ड्यूटी करता है लेकिन उसका मन ड्यूटी में नहीं लगता। और सुबह का टाइम जैसे होता है उसी समय निकलता तो रास्ते में जो होता है एक चापड़ लेता है और अपने ही बैग में रख लेता है। अब रखने के बाद तुरंत ही कमरे पहुंचता है और जब कमरे पर पहुंचता बरामदे में घुसता है तो देखता है उसके जो छोटे भाई का जो कमरा है मैदान का मौके पर खुला पड़ा है। तो बाहर से कुंडी लगा देता है और देखता है उसकी जो अपनी पत्नी है अंदर कुछ कर रही है। अपनी पत्नी के कमरे में जाता, फ्लोर में जब पहुंचता है तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता तो बाहर निकलते ही तुरंत ही इधर जो था विकास का नाम का झगड़े तकरार शुरू कर देता। और झगड़े तकरार शुरू कर देता तो अपने जेब से वही चापड़ निकालता। निकालने के बाद अपनी पत्नी के जो चेहरे पर काफ़ी बुरी तरह से उससे प्रहार करता, जिसकी वजह से अब रेखा काफ़ी ज़ोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस आवाज़ को सुनकर मौके पर विनीत पहुँच जाता है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर अपने पिता के हाथों से वही चापड़ छीनने की कोशिश करता, लेकिन वही चापड़ जाकर इधर विनीत के हाथ में लग जाता है। अपने आप को आसान समझकर विनीत पड़ोसी की मदद मांगता है। लेकिन इधर मौके का फ़ायदा उठाकर अब जो होता है इधर खुद विनोद अपनी पत्नी के शरीर पर एक के बाद एक बार उसी चापड़ से किया जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर हमेशा हमेशा के मौत की नींद में अब रेखा सो जाती है। और तुरंत ही मौका देखने के बाद वहीं तुरंत ही उसी समय अब विनोद तो फरार होता है। लेकिन फरार होने के बाद आनंद विहार इंटरेस्ट में पहुँचता है तो वहाँ जो होता शौचालय जो होता सामूहिक उसी में जाकर अपना कपड़ा बदलता है। लेकिन जब बदलता है कुछ देर बाद आकर कौशाम्बी में समय गुजारता है। लेकिन वहाँ पर उसका मन नहीं लगता और जब ना लगता तो सोचता कि हमारे बेटे का इस समय क्या हालत होगा। और इसी जानकारी और उसकी हिदायत लेने के लिए मौके पर अपने ही प्लॉट में आता। लेकिन जब आता तो उसी समय पुलिस की नज़र होती है वह मौके पर विनोद के ऊपर लगी पड़ी होती है। लेकिन कुछ खबरी की नज़र अब विनोद के ऊपर पड़ती है तो विनोद को पुलिस जो होती है वहीं से अपने कस्टडी में लेती है। अब विनोद को वहाँ के कोर्ट में पेश किया जाता है। विनोद के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना, बल्कि आप यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।